कार्ल फ्रेडरिक गाउस एक जर्मन गणितज्ञ, खगोलशास्त्री और भौतिक शास्त्री थे। उन्होंने विज्ञान और गणित के कई हिस्सों में अहम काम किया। सन 1777 में उनका जन्म हुआ और 1855 में उनका निधन हो गया। वे जर्मनी के गॉटिंजन वेधशाला के निदेशक और खगोलशास्त्र के प्रोफेसर थे। ये पद उन्होंने 1807 से अपनी मृत्यु तक संभाला। गॉटिंजन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान उन्होंने कई नए गणितीय सिद्धांत दिए। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने 2 मशहूर किताबें लिखी, जिनमें उन्होंने कई अहम बातें समझाईं। गाउस ने एक ऐसे प्रमेय का पूरा हल दिया जिसे पहले अधूरा ही समझा गया था। उन्होंने नंबर थ्योरी में भी बहुत काम किया और कई जरूरी नियम बताए। उनके काम की वजह से बहुत से वैज्ञानिक और गणितीय चीजों का नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया है। गाउस ने पहले क्षुद्र ग्रह सीरस की कक्षा का सही पता लगाया। उन्होंने ग्रहों की चाल से जुड़े गणनाओं के लिए एक नया तरीका और गुरुत्वाकर्षण से जुड़ा नियम भी दिया। उन्होंने 1820 से 1844 तक हनोवर राज्य की जमीन की नाप जोख भी करवाई। उन्होंने चुंबकत्व के नियम बनाए और इसी के जरिए कई औजार बनाए, जैसे हीलियोट्रोप, चुंबक मापने वाला यंत्र और तार से काम करने वाला पहला टेलीग्राफ। गाउस पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ऐसा जियोमेट्री सिस्टम खोजा जो उस समय तक के माने हुए नियमों से अलग था। उन्होंने बहुत पहले ही एक तरीका खोजा था जिससे बड़ी तेजी से गणना की जा सकती है। वे कभी भी अधूरा काम छपवाना पसंद नहीं करते थे और इसलिए कुछ काम उनके निधन के बाद ही सामने आया। वे पढ़ाने में उतनी रुचि नहीं रखते थे, लेकिन फिर भी उनके कई छात्र बाद में जाने माने गणितज्ञ बने। उनका मानना था कि असली खुशी जानकारी जमा करने में नहीं, बल्कि सीखने की प्रक्रिया में होती है। गाउस का जन्म जर्मनी के ब्रंसविक नाम की जगह पर हुआ था। उनके पिता कई तरह के छोटे मोटे काम करते थे और सख्त स्वभाव के थे। उनकी माँ ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। गाउस बचपन से ही बहुत तेज थे। उनके स्कूल के टीचर्स ने उनकी प्रतिभा पहचान कर उन्हें वहां के राजा तक पहुंचाया, जिसने उनकी पढ़ाई का खर्च उठाया। उन्होंने गॉटिंजन यूनिवर्सिटी में गणित, विज्ञान और भाषाएं पढ़ी। यहाँ उन्हें कई अच्छे शिक्षक मिले। वे ज्यादातर बातें खुद ही सीखते थे। उन्होंने 1796 में एक पुरानी ज्यामिति की समस्या का हल दिया, जिससे वे गणित को अपना करियर बनाने के लिए प्रेरित हुए। एक बार उनके शिक्षक ने पूरी कक्षा को 1 से 100 तक के नंबर जोड़ने को कहा। गाउस ने झट से इसका हल निकाल दिया। उन्होंने समझा कि पहले और आखिरी नंबर का जोड़ एक जैसा रहता है, तो उन्होंने बस जोड़ों की संख्या से गुणा कर दिया। गाउस ने पीएचडी की डिग्री 1800 में हेल्मस्टेड यूनिवर्सिटी से ली। इसके बाद वे एक प्राइवेट स्कॉलर की तरह काम करने लगे। उन्होंने रूस और अन्य जगहों से मिले ऑफर ठुकरा दिए। एक समय उनके लिए वेधशाला बनवाई जा रही थी, लेकिन युद्ध और राजा की मौत के कारण ये योजना रुक गई और उनका आर्थिक सहारा भी खत्म हो गया। अगले ही साल गाउस को मिलने वाली आर्थिक मदद बंद हो गई। जब गाउस ने सदी की शुरुआत में ग्रहों की कक्षा निकालने का काम शुरू किया, तब उन्होंने ब्रेमन और लिलियनथाल के खगोलविदों से संपर्क बनाया, खासकर ओल्बर्स, हार्डिंग और बेसल से। ये लोग आकाशीय पुलिस नाम के एक छोटे से समूह का हिस्सा थे, जिनका मकसद नए ग्रह ढूंढना। इन लोगों ने छोटे ग्रहों और धूमकेतुओं से जुड़ा डेटा गाउस को दिया, जिससे गाउस ने उनकी कक्षा पर रिसर्च की और उसे एक किताब में छापा। नवंबर सन 1807 में गाउस को गॉटिंजन यूनिवर्सिटी में खगोल शास्त्र का प्रोफेसर और वेधशाला का निदेशक बना दिया गया। ये यूनिवर्सिटी उस समय वेस्टफेलिया राज्य का हिस्सा थी। नौकरी मिलने के कुछ ही समय बाद सरकार ने गाउस से युद्ध में मदद के नाम पर 2000 फ्रांक मांगे। उनके पास देने के लिए पैसे नहीं थे,
कुछ लोगों ने मदद की पेशकश की, पर गाउस ने मना कर दिया। बाद में एक गुमनाम व्यक्ति ने वो रकम चुकाई, जो बाद में पता चला कि फ्रैंकफर्ट के राजकुमार दलबर्ग थे। गाउस ने जो वेधशाला संभाली थी, वो करीब 60 साल पुरानी थी और कुछ पुराने औजारों से भरी थी। हालांकि नई वेधशाला का निर्माण पहले ही मंजूर हो चुका था, लेकिन गाउस को उसमें काम शुरू करने का मौका सितंबर सन 1816 में मिला। तब उन्हें नए और आधुनिक औजार मिले, जिससे उन्होंने अपना काम आगे बढ़ाया। गणित के अलावा गाउस का वैज्ञानिक काम 3 हिस्सों में बंटा जा सकता है। पहले 20 साल उन्होंने खगोल शास्त्र पर ध्यान दिया, फिर तीसरे दशक में जमीन की नाप जोख पर और फिर चुंबकत्व पर। गाउस को पढ़ाना पसंद नहीं था, फिर भी उन्होंने लगातार लेक्चर दिए, हालांकि वे इसे समय की बर्बादी मानते थे। कुछ छात्रों को वे होशियार मानते थे। ज्यादातर उनकी क्लासें खगोल शास्त्र, नाप जोख और गणित के इस्तेमाल पर होती थी। गिनती की ही क्लासें उन्होंने सिर्फ गणित के सिद्धांतों पर ली। उनके कई छात्र आगे चलकर नामी वैज्ञानिक बने। गाउस ने कभी कोई किताब नहीं लिखी और उन्हें विज्ञान को आम भाषा में समझाने का तरीका पसंद नहीं था। उन्होंने सिर्फ 2 बार ऐसा प्रयास किया था। उन्होंने अपने लेखन के लिए सिर्फ लैटिन या जर्मन भाषा का इस्तेमाल किया। सन 1808 में उन्होंने यूनिवर्सिटी में पहला लेक्चर दिया। उन्होंने खगोल शास्त्र को सिर्फ सही गणना और सटीक निरीक्षण पर आधारित बताया। वेधशाला में काम के लिए उनके साथ कई शिक्षक भी थे, जो बाकी क्लासों को संभालते थे। वे नई वेधशाला के पश्चिम हिस्से में रहते थे, जबकि उनके पुराने साथी हार्डिंग पूर्व हिस्से में। पहले दोनों की अच्छी दोस्ती थी, लेकिन समय के साथ दूरी बढ़ गई। गाउस के खगोल शास्त्र के काम को 7 हिस्सों में बांटा गया। सन 1820 के बाद का समय उनके खगोल शास्त्र के काम में धीमेपन का था। वेधशाला पूरी तरह से उतनी असरदार नहीं बन पाई। गाउस ज्यादातर अकेले ही काम करते थे। लंबे समय तक साथ काम करने वाले की व्यवस्था भी हार्डिंग की मृत्यु के बाद ही हुई। फिर भी गाउस ने कभी कोई बेहतर नौकरी का ऑफर नहीं लिया। उन्हें बिना पढ़ाने की जिम्मेदारी के कई जगहों से बुलावा आया, लेकिन उन्होंने सब मना कर दिया। हो सकता है ये उनके पारिवारिक हालात की वजह से रहा हो। उनकी तनख्वाह भी समय के साथ बढ़ती रही और आखिरी सालों में वे यूनिवर्सिटी के सबसे ज्यादा तनख्वाह पाने वाले प्रोफेसर थे। सन 1810 में उनके दोस्त बेसल को 1 डिग्री की जरूरत थी, तो गाउस ने उन्हें यूनिवर्सिटी की तरफ से एक मान डिग्री दिलाई। उन्होंने सोफी जर्मन के लिए भी डिग्री की सिफारिश की, लेकिन ये काम बहुत देर से हुआ और उन्हें डिग्री नहीं मिल पाई। उन्होंने आइंस्टाइन की भी मदद की। गाउस हमेशा हनोवर के राजघराने के प्रति वफादार रहे। सन 1837 में पुराने राजा की मौत के बाद नए राजा ने संविधान को रद्द कर दिया। इसके खिलाफ 7 प्रोफेसरों ने विरोध किया, जिसमें उनके करीबी वेबर और दामाद एवोल्ड भी थे। सभी को नौकरी से हटा दिया गया। गाउस इससे दुखी तो हुए, लेकिन कुछ कर नहीं सके। गाउस यूनिवर्सिटी की प्रशासनिक जिम्मेदारियों में भी जुड़े रहे। उन्हें 3 बार फिलॉसफी विभाग का डीन बनाया गया। उन्होंने विधवा पेंशन फंड की देखरेख की और लाभ को संतुलित रखने की योजना भी बनाई। उन्हें 9 साल तक शाही विज्ञान अकादमी का निदेशक भी बनाया गया। बुढ़ापे में भी वे मानसिक रूप से काफी सक्रिय रहे, हालांकि शरीर से कमजोर हो गए थे। 23 फरवरी सन 1855 को दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। उन्हें वहीं के कब्रिस्तान में दफनाया गया। उनके दोस्त और दामाद ने उनके अंतिम संस्कार में श्रद्धांजलि दी। गाउस ने पैसे के मामले में भी काफी सोच समझकर निवेश किया था। उनके पास कई तरह की संपत्ति थी और मरने के बाद उनके कमरे से बहुत सारे पैसे भी मिले। गाउस की मौत के अगले दिन उनका दिमाग निकाला गया और सुरक्षित रखा गया। उस समय जांच करने वाले ने बताया कि उनका दिमाग थोड़ा भारी था। उनके बेटे ने भी दिमाग का आकार नापा।
लेकिन बाद में पता चला कि दिमाग की पहचान गलत हो गई थी और गाउस का दिमाग किसी और के साथ बदल गया था। इसके चलते जो भी जांच 2 लोगों ने छोड़कर की, वो असल में गाउस के दिमाग पर नहीं थी। गाउस ने सन 1805 में जोहाना नाम की महिला से शादी की। उनके 3 बच्चे हुए, एक बेटा, एक बेटी और फिर एक और बेटा जो कुछ महीनों में ही गुजर गया। पत्नी की भी मौत बच्चे के जन्म के बाद हो गई। गाउस ने अपने बच्चों के नाम उन लोगों के नाम पर रखे जिन्होंने पहले ग्रह खोजे थे। सन 1810 में गाउस ने अपनी पहली पत्नी की सहेली से दोबारा शादी की। उनके 3 और बच्चे हुए। उनकी दूसरी पत्नी लंबी बीमारी के बाद सन 1831 में चल बसी। इसके बाद उनकी बेटी थेरेजे ने घर की जिम्मेदारी संभाली और अपने पिता की देखभाल की। पिता की मौत के बाद उसने एक कलाकार से शादी की। गाउस की मां भी उनके साथ ही रहती थी और सन 1839 में उनका निधन हुआ। गाउस का बड़ा बेटा जोसेफ पढ़ाई के दौरान ही उनके साथ सर्वे में मदद करने लगा था। फिर वह फौज में चला गया और बाद में रेलवे बनाने के काम में लग गया। एक समय वह रेलवे विभाग में बड़ा अधिकारी बन गया। उसने कुछ महीने अमेरिका में भी रेलवे का सिस्टम देखा। उनका बेटा यूजीन सन 1830 में अमेरिका चला गया। पहले फौज में रहा, फिर व्यापार में लग गया और वहां एक बड़ा व्यापारी बना। बेटा विल्हेल्म भी अमेरिका गया, वहां खेती की और बाद में जूते के व्यापार से अमीर बना। गाउस की पीढ़ी अमेरिका में यूजीन और विल्हेल्म से आगे बढ़ी, जबकि जर्मनी में जोसेफ की पीढ़ी बची। गणित के क्षेत्र में गाउस जर्मनी के सबसे बड़े नाम थे। उनकी एक किताब पहली बार फ्रेंच भाषा में भी अनुवादित हुई। पुराने गणितज्ञ अपने सोचने के तरीके भी बताते थे, लेकिन गाउस ने हमेशा साफ सुथरा और पूरा हल ही बताया। उन्होंने पुराने समय जैसी सटीकता दोबारा शुरू की। गाउस मानते थे कि असली खुशी जानकारी पाने में नहीं, सीखने के सफर में है। जब वो किसी चीज को पूरी तरह समझ लेते थे तो उसे छोड़कर कुछ नया सीखने में लग जाते। उनकी निजी डायरी और कुछ किताबों में किए गए छोटे नोट से पता चलता है कि वो बहुत मेहनती थे। वे बहुत तेज और सटीक तरीके से गणना करते थे। गलती होने पर भी वो जांच करके सुधार कर लेते थे। उन्होंने गणना को आसान बनाने के कई तरीके बनाए। वे खुद के लिए बहुत सारी तालिकाएं बनाते थे जो आमतौर पर जरूरत से भी ज्यादा सटीक होती थीं। इन्हीं से उन्हें आगे के सिद्धांत बनाने में मदद मिलती थी। गाउस तब तक कोई भी काम प्रकाशित नहीं करते थे जब तक उन्हें लगे कि वो पूरा और सही है। उनका मानना था कि कुछ ही काम करो, लेकिन पक्का करो। उनके साथी उन्हें नए विचार जल्दी छापने के लिए कहते थे, लेकिन गाउस सोचते थे कि अच्छे से समझाने में समय और मन की शांति लगती है। फिर भी उन्होंने कुछ जरूरी बातें छोटे लेखों में छापी और कई सारे अधूरे काम भी छोड़ गए। गाउस गणित को सभी विज्ञानों की रानी मानते थे और अंक गणित को गणित की रानी। ऐसा कहा जाता है कि वे मानते थे कि जो यूलर की पहचान को तुरंत समझ ले, वही असली गणितज्ञ कहलाने लायक है। कभी कभी गाउस यह कहते थे कि किसी और के विचार उनसे पहले ही उनके पास थे। उनके लिए खोज करने वाला सबसे पहला व्यक्ति जरूरी होता था, न कि सबसे पहले छापने वाला। उनके साथी वैज्ञानिकों से यह सोच अलग थी। जहां वे गणित को बहुत सटीक तरीके से समझाते थे, वहीं उनके संदर्भ देने के तरीके की आलोचना होती। उनका मानना था कि केवल उन्हीं लेखकों का नाम लेना चाहिए जिन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता, और ये करना बहुत समय लेता था, इसलिए वे ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। गाउस की मौत के थोड़े ही समय बाद उनके दोस्त ने उनकी पहली जीवनी छापी। उन्होंने गाउस को शांत, आगे बढ़ने वाला और अंदर से मजबूत इंसान बताया, लेकिन बाकी लोग उन्हें दूर दूर रहने वाला और गंभीर मानते थे। कई बार गाउस तारीफों को स्वीकार नहीं करते थे।
कुछ लोग उनके चिड़चिड़े व्यवहार से परेशान हो जाते थे, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो बहुत अच्छे और खुले दिल के हो जाते थे। उन्हें बहस करने वाले लोग पसंद नहीं थे। उन्होंने एक बार एक ऐसे व्यक्ति को यूनिवर्सिटी में नौकरी देने का विरोध किया जो हमेशा विवादों में रहता था। गाउस के परिवार में बहुत सी परेशानियां रहीं। उनकी पहली पत्नी की अचानक मौत हो गई थी, जिससे वो बहुत दुखी हुए। दूसरी पत्नी और दोनों बेटियां टीबी से परेशान रहीं। एक चिट्ठी में गाउस ने अपने दुखों का जिक्र किया था। पत्नी की बीमारी के चलते उनके 2 छोटे बेटे कई साल गोटिंगन से दूर पढ़े। बड़े बेटे जोसेफ की सेना में नौकरी लंबे समय तक एक छोटी रैंक पर रही और उसे शादी के बाद भी पिता से पैसे लेने पड़े। दूसरे बेटे यूजीन को भी गिनती और भाषा में रुचि थी, लेकिन उसका स्वभाव चंचल था। वो भाषा पढ़ना चाहता था, पर गाउस उसे वकील बनाना चाहते थे। बेटे ने कर्ज लिया, विवाह किया और अचानक अमेरिका चला गया। जो पैसे लेकर गया था वो भी खत्म कर दिए। इसके बाद गाउस ने कोई मदद नहीं। सबसे छोटा बेटा भी खेती से जुड़ा काम करना चाहता था, पर पढ़ाई ठीक से नहीं हो पाई और वो भी विदेश चला गया। सिर्फ बेटी थेरेजे ही आखिरी दिनों तक गाउस के साथ रही। बुढ़ापे में गाउस तरह तरह के आंकड़े जमा करते थे, जैसे किस रास्ते से कितनी दूरी है या किसी की उम्र कितने दिन की हो गई है। उन्होंने एक बार किसी को इसलिए बधाई दी थी क्योंकि उसकी उम्र न्यूटन जितनी हो गई थी, वो भी दिन के हिसाब से। गाउस को लैटिन के अलावा और भी कई भाषाएं आती थीं। वे पुरानी और नई दोनों तरह की किताबें पढ़ते थे। उन्हें वॉल्टर स्कॉट और जीन पॉल जैसे लेखक पसंद थे। 62 साल की उम्र में उन्होंने खुद से रूसी भाषा सीखनी शुरू की ताकि वहां के वैज्ञानिक लेख पढ़ सकें। उन्हें गाना गाना पसंद था और वे अक्सर संगीत सुनने जाते थे। वे रोज अखबार पढ़ते थे और यूनिवर्सिटी की प्रेस में भी जाते थे। गाउस स्वभाव से बहुत सदा हुआ और पुरानी सोच वाले थे। उन्हें दूसरों की समझदारी और नैतिकता पर ज्यादा भरोसा नहीं था। उन्हें हिंसा और क्रांति से डर लगता था। इसलिए सन 1848 की क्रांति के तरीकों को उन्होंने गलत बताया, हालांकि उनके कुछ मकसदों से वे सहमत थे। उन्हें उस समय के नेताओं की समझ और सोच पर भरोसा नहीं था। गाउस की धार्मिक सोच को लेकर भी लोग बातें करते हैं। उन्होंने कभी कहा था कि भगवान खुद भी गिनती करता है। वे कहते थे कि कामयाबी मेहनत से नहीं, भगवान की कृपा से मिलती। वे एक धार्मिक समुदाय से थे, लेकिन लगता है कि उन्होंने सभी बातों को पूरी तरह नहीं माना। ऐसा लगता है कि उनके अंदर की सच्चाई की खोज, न्याय की भावना और सहनशीलता उनके विश्वास से जुड़ी हुई थी। सन 1799 में गाउस ने अपने शोध में यह साबित किया कि किसी भी एक चर वाले बहुपद का कम से कम एक कल्पित हल जरूर होता है। इससे पहले कई लोग इसका गलत हल दे चुके थे। गाउस ने बाद में इसके 3 और हल निकाले, जिनमें से आखिरी हल सन 1849 में पूरी तरह पक्का और सटीक था। उनके इस काम से कल्पित संख्याओं को लेकर समझ और भी साफ हो गई। गाउस ने अपने एक लेख की भूमिका में बताया कि उन्होंने संख्या सिद्धांत पर काम 1795 में शुरू किया था। पुराने गणितज्ञों के काम पढ़कर उन्हें पता चला कि जिन बातों को वे खुद सोच चुके थे वो पहले ही खोजी जा चुकी थी। फिर भी उन्होंने 1798 में एक किताब लिखी जो 1801 में छपी और संख्या सिद्धांत को एक नया रूप दिया। इसमें उन्होंने सामान्य और बीजगणितीय दोनों हिस्सों को समझाया। इसी में उन्होंने एक खास निशान का इस्तेमाल किया जिससे गणना करना आसान हो गया। उन्होंने कई जरूरी नियम और प्रमेय भी बताए, जैसे कोई संख्या किस तरह के टुकड़ों में बंटी जा सकती है या किन संख्याओं का गुणनफल किस तरह से होता है। इस किताब में गाउस ने एक खास नियम बताया जिससे 2 वर्गों के जोड़ से कोई संख्या कैसे बनाई जा सकती है। उन्होंने एक पुराने प्रमेय को भी साबित किया जिसमें 3 त्रिकोणीय संख्याओं से कोई भी संख्या बनाई जा सकती है। उन्होंने बिना सबूत दिए कुछ ऐसे नतीजे भी दिए जिनसे पता चलता है
कि वे पहले से ही एक बड़ा गणितीय फार्मूला जानते थे। उन्होंने आखिरी हिस्से में बताया कि 17 भुजाओं वाला एक नियमित बहुभुज सिर्फ कंपास और सीधी रेखा से बनाया जा सकता है। उन्होंने ये भी बताया कि ऐसे बहुभुज बन सकते हैं जिनकी भुजाओं की संख्या 2 की शक्ति या 2 की शक्ति और कुछ खास प्रकार की संख्याओं का गुणनफल होती है। इसी हिस्से में उन्होंने कुछ खास गणनाओं के हल गिने जो कि एक खास प्रकार की गणितीय वक्र रेखाओं से जुड़े थे। उनके कागजों में एक अधूरा चैप्टर भी मिला जो 1797 से 99 के बीच लिखा गया था। गाउस के शुरुआती नतीजों में से एक यह था कि उन्होंने 1792 में एक धारणा दी थी जिसमें बताया गया था कि कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। इसका अंदाजा उन्होंने एक खास तरह के लॉगरिदमिक गणना से लगाया। सन 1816 में एक दोस्त ने उन्हें एक बड़ी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने को कहा जिसमें एक पुराने गणितीय सवाल को हल करना था, लेकिन गाउस ने इसमें रुचि नहीं ली। बाद में उनकी मृत्यु के बाद एक छोटा सा कागज मिला जिसमें उन्होंने उस सवाल के 2 हल दिए थे। इनमें से एक हल पहले भी कोई और दे चुका था, लेकिन गाउस का तरीका ज्यादा आसान और साफ था। सन 1831 में उन्होंने एक ऐसे प्रमेय का हल दिया जिससे ये साबित हुआ कि बराबर आकार वाली गोल गेंदों को 3 आयामी जगह में सबसे अच्छे ढंग से कैसे रखा जा सकता है। उन्होंने किसी और की किताब को पढ़ते हुए उसमें सुधार किया और ये हल दिया। 2 लेखों में गाउस ने एक खास तरह की संख्याओं का इस्तेमाल किया जो कल्पित भागों वाली होती हैं। उन्होंने बताया कि इन्हें भी खास तरीके से छोटे टुकड़ों में बांटा जा सकता है। उन्होंने कुछ पुराने गणितीय नियमों को भी इन पर लागू किया और एक नया नियम भी बताया जिससे ऐसी संख्याओं पर गहराई से काम किया जा सके। गाउस ने अपने दूसरे लेख में एक बड़ा गणितीय नियम बताया और उसके कुछ खास हिस्सों को भी साबित किया। सन 1818 में उन्होंने कुछ ऐसे तरीकों से पुराने प्रमेयों को हल किया जिनका इस्तेमाल आगे चलकर और बड़े नियमों को समझने में किया जा सकता है। गाउस की शुरुआती खोजों में से एक थी 2 धनात्मक संख्याओं का एक खास औसत निकालना। सन 1798 से 99 के बीच उन्होंने इसे एक और गणितीय तरीके से जुड़ा जिससे एक नया रास्ता खुला। उन्होंने आगे चलकर कल्पित संख्याओं पर भी काम किया और बताया कि एक खास तरह की गणना कैसे की जाती है। एक चिट्ठी से ये भी साफ हुआ कि वे कुछ बहुत बड़े नियमों को पहले से ही जानते थे। एक पुराने प्रमेय और कुछ और गणनाओं के साथ काम करते हुए उन्होंने सन 1808 में एक नया नियम खोजा जो कई पुराने नतीजों को जोड़ता है। उनके काम से ये भी पता चला कि वे उस समय तक बहुत से गणनात्मक बदलावों को जानते थे। उनके कुछ कागजों में दिखता है कि वे आधुनिक गणित के कुछ हिस्सों को पहले से समझते थे। उन्होंने 2 कल्पित संख्याओं के औसत से जुड़े गहरे संबंध खोजे। अपने अधूरे कागजों में उन्होंने एक ऐसे गणितीय ढांचे की झलक दी जो आगे चलकर बहुत अहम बना। उनके बनाए चित्रों में एक ऐसा भी था जिसमें एक गोल आकृति को बराबर त्रिकोणों से भरा गया था। गाउस ने कभी यह भी कहा था कि जैसे वृत्त को हिस्सों में बांटा जा सकता है, वैसे ही एक और वक्र रेखा को भी बांटा जा सकता है। यह बात आगे चलकर एक बड़े प्रमेय का आधार बनी। सन 1811 में उन्होंने एक खास तरह की गणना पर लेख लिखा जिसमें उन्होंने पुराने तरीकों से हटकर एक नया तरीका अपनाया। उन्होंने कुछ नई गणनाएं बनाई जो बाद में और गहराई से समझी गईं। सन 1813 में उन्होंने अनंत श्रृंखला के एक खास गणितीय रूप पर काम किया और बताया कि बहुत सी जानी पहचानी गणनाएं उसी के खास रूप हैं। उन्होंने यह भी दिखाया कि कुछ गणनाएं लगातार भिन्नों के रूप में भी लिखी जा सकती हैं। सन 1823 में उन्होंने एक खास नक्शा बनाने के तरीके पर लेख लिखा जिससे कई नई बातें सामने आईं। उन्होंने बताया कि कल्पित संख्याओं के क्षेत्र में कोणों को जैसा है वैसा रखने वाले नक्शे कैसे बनाए जा सकते हैं।
उन्होंने कुछ खास गणनाओं की मदद से ये भी साबित किया कि ऐसी सतहें बनाई जा सकती हैं जिन पर तापमान बराबर हो। गाउस कई बार अपनी गणनाओं से पहले खुद आंकड़े इकट्ठा करते थे और फिर उनमें से नियम निकालते, इसलिए उन्हें तेज और आसान तरीकों की जरूरत थी और उन्होंने गणना से जुड़ी कई चीजें खोजी। सन 1816 में उन्होंने एक खास तरीका बताया जिससे गणनाएं और आसान हो जाती हैं। एक निजी चिट्ठी में उन्होंने एक तरीका बताया जिससे 4 संख्याओं के समीकरणों को हल किया जा सकता है। उन्होंने ये तरीका 2 से ज्यादा समीकरणों के लिए बेहतर बताया। गाउस ने सन 1805 में जब कुछ ग्रहों की कक्षा निकाल रहे थे तब एक खास गणना पद्धति बनाई जो आज बहुत प्रसिद्ध है। ये तरीका उन्होंने त्रिकोणमितीय गणना के जरिए निकाला था, लेकिन ये लेख उनके जीवन के बाद छपा। हालांकि किसी और ने उसी विषय पर उससे पहले लेख छाप दिया था, लेकिन गाउस का तरीका पहले से मौजूद था। हनोवर की जमीन नापने का काम करते करते गाउस को घुमावदार सतहों में रुचि बढ़ने लगी। इसी के चलते उन्होंने सन 1828 में एक ऐसा काम छापा जिसे आधुनिक ज्यामिति की शुरुआत मानी जाती है। इसमें उन्होंने सतहों को पुराने तरीके से नहीं देखा, बल्कि जैसे कोई जीव खुद उस सतह पर चल रहा हो, उस नजर से उसकी बनावट को समझा। इसी में उन्होंने एक खास नियम बताया जिससे यह साबित होता है कि किसी सतह की वक्रता सिर्फ सतह पर दूरी और कोण नाप कर जानी जा सकती है। इस खोज से ये बात सामने आई कि कुछ सतहें कभी भी बिना खींचे या सिकुड़े सीधे नहीं की जा सकती। जैसे कोई गोला या अंडाकार सतह को एकदम सपाट कागज पर बिना बिगाड़े नहीं रखा जा सकता। यही वजह है कि नक्शा बनाते समय ये बहुत बड़ी दिक्कत होती है। इसी लेख में गाउस ने यह भी बताया कि सतह पर 3 बिंदुओं से मिलाकर बनाए गए त्रिकोण का कोण थोड़ा अलग होता है और ये फर्क सिर्फ सतह की वक्रता पर निर्भर करता है। गाउस के एक पुराने अधूरे दस्तावेज में, जो शायद सन 1822 से 25 के बीच लिखा गया था, उन्होंने एक और तरह की वक्रता का जिक्र किया। ये बात बाद में किसी और ने दोबारा साबित की। उसी कागज में गाउस ने कुल वक्रता को लेकर एक अहम नियम की भी झलक दी, जिसे बाद में और अच्छे से समझाया गया। गाउस के समय में एक बड़ा सवाल यह था कि क्या हर सीधी रेखा के लिए एक ही समांतर रेखा होती है। गाउस ने 1790 के दशक से इस पर सोचना शुरू किया था और सन 1810 के आसपास उन्हें समझ आया कि अगर हम समांतर रेखा वाला नियम हटा दें तो एक नई तरह की ज्यामिति बन सकती। उन्होंने एक चिट्ठी में इसका छोटा सा खाका भी भेजा, लेकिन साफ कहा कि इसे किसी से साझा न किया जाए। वे इस नई ज्यामिति के पहले खोजकर्ता माने जाते हैं। हालांकि इस विषय पर पहले छपे लेख किसी और ने सन 1829 और 32 में छापे, लेकिन गाउस ने खुद अपने विचार कभी नहीं छापे। उन्होंने किसी को चिट्ठी में यह जरूर लिखा कि किसी और की सोच भी उनकी पुरानी सोच से मिलती है, लेकिन यह कहना मुश्किल है कि उन्होंने पहले क्या क्या सोचा था, क्योंकि उनके नोट बहुत अस्पष्ट थे। गाउस ने जिस ज्यामिति पर काम किया उसे बहुत सालों तक पूरी तरह से नहीं समझा गया। उनके असली विचार बाद में सन 1900 में सामने आए, जब उनके पुराने कागजों को छापा गया। गाउस ने ज्यामिति के एक और हिस्से पर भी शुरू से ध्यान दिया था, जिसे अब टोपोलॉजी कहा जाता है। उन्होंने 1799 में जो पहला प्रमेय साबित किया था, उसमें इसी तरह की सोच थी। इसके 50 साल बाद उन्होंने फिर से इसी तरीके का इस्तेमाल करके एक और हल निकाला। सन 1804 में खगोलशास्त्र के दौरान उन्होंने यह बताया कि किस हिस्से में धूमकेतु और उल्का दिख सकते हैं। उन्होंने इसे आकाश के पूरे गोले से जोड़ा और यह देखा कि कुछ खास तरह की कड़ी से जुड़ी कक्षाएं पूरी सतह को ढक सकती हैं। सन 1848 में जब एक और ग्रह खोजा गया, तब उन्होंने इस पर और गहराई से बात की। गाउस ने सन 1820 से 30 के बीच कई चिट्ठियों में कुछ ऐसे गणितीय विचारों पर काम किया
जो बाद में टोपोलॉजी जैसे विषय से जुड़े। उन्होंने एक खास तरह की आकृति पर ध्यान दिया जिसमें एक बंद वक्र रेखा होती है जो खुद को कुछ जगहों पर काटती। इसे समझने के लिए उन्होंने एक तरीका निकाला जिससे इन आकृतियों की खासियतें पहचानी जा सके। सन 1833 के एक नोट में गाउस ने पहली बार दो घूमी हुई रेखाओं के आपस में जुड़ाव को एक खास गणना से समझाया। उन्होंने ये भी कहा कि इस विषय में बहुत ज्यादा तरक्की नहीं हुई है और आगे इसका सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि दो रेखाएं कितनी बार आपस में लिपटी हुई हैं। उनके पुराने कागजों से पता चलता है कि वे उस समय और भी चीजों जैसे रस्सियों की उलझन और गांठ जैसी रचनाओं पर सोच रहे थे। गाउस इस विषय को बहुत मानते थे और अपने विचारों को कुछ गिने चुने लोगों से बातचीत के जरिए साझा करते थे। उन्होंने कल्पित संख्याओं के जरिए कई पुराने गणितीय सवालों को आसान तरीका देकर हल किया। सन 1836 में उन्होंने बताया कि 3 आयामी घन को 2 आयामों में कैसे एकदम सही तरीके से दिखाया जा सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि किसी त्रिकोण की ऊंचाई की रेखाएं हमेशा एक ही बिंदु पर मिलती हैं। गाउस एक खास पंचकोण पर सालों तक काम करते रहे। उन्होंने इसके गणितीय, बीजगणितीय और विश्लेषणात्मक पहलुओं को अच्छी तरह समझा। सन 1843 में उन्होंने कुछ प्रमेय भी बताए जिनमें एक खास वक्र रेखा, पंचकोण और अन्य आकृतियों के बीच संबंध दिखाए गए। उन्होंने यह भी बताया कि किसी चतुर्भुज के अंदर सबसे बड़ा दीर्घवृत्त कैसे बनाया जा सकता है और पंचकोण के क्षेत्रफल की गणना में एक चौंकाने वाला नतीजा निकाला। सन 1801 में जब एक नई खगोलीय वस्तु देखी गई और वह सूरज की रोशनी में छिप गई, तब गाउस ने उसकी फिर से दिखाई देने की जगह का सटीक अनुमान लगाया। यह अनुमान इतना सटीक था कि कुछ ही समय बाद उसे फिर से उसी जगह देखा गया। इस खोज के बाद गाउस ने ग्रहों की चाल पर काम शुरू किया और एक नई गणना पद्धति बनाई। उन्होंने एक नई स्थिरांक की भी पहचान की। बाद में उन्होंने एक ग्रह के रास्ते में पड़ने वाले अन्य बड़े ग्रहों के असर को भी समझा। उन्होंने एक खास संख्या अनुपात भी खोजा जिसमें वो ग्रह और बृहस्पति आपस में जुड़ते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि किसी ग्रह की जगह एक काल्पनिक वलय मानकर उसकी गति और गुरुत्वाकर्षण को कैसे समझा जा सकता है। इस वलय की गणना में उन्होंने अपने पुराने औसत निकालने वाले तरीके का ही इस्तेमाल किया। भले ही गाउस ने खगोलीय गणना से जुड़े सैद्धांतिक काम बाद में बंद कर दिए, लेकिन वे लगातार निरीक्षण से जुड़े काम करते रहे। सन 1799 से ही उन्होंने चंद्रमा की मदद से देशांतर नापने की विधि पर काम शुरू कर दिया था। वे हमेशा खगोल शास्त्र के बुनियादी नियमों को लेकर गंभीर रहते थे। उन्होंने कई तालिकाएं बनाई थी, जैसे सूर्य का स्थान, झुकाव, प्रकाश का प्रभाव और दिशा में बदलाव। उन्होंने तारों की मदद से दिशा जानने के कुछ काम भी हल किए और अपने जीवन में कई बार ग्रहों और धूमकेतुओं का निरीक्षण किया। आखिरी बार उन्होंने सन 1851 में सूर्य ग्रहण देखा। गाउस की पीएचडी के बाद पहली किताब ईस्टर की तारीख निकालने के तरीके पर थी। इसमें उन्होंने ऐसा तरीका दिया जो आम लोगों को भी आसानी से समझ आ सके, बिना किसी धार्मिक या ज्योतिषीय शब्दों को जाने। उन्होंने ये इसलिए किया क्योंकि पुराने और नए कैलेंडर के बदलाव से बहुत भ्रम पैदा हुआ था। जर्मनी में नया कैलेंडर अपनाने में काफी देर हो गई थी और कई जगहों पर ईस्टर की तारीख अलग अलग निकलती। गाउस के जन्म से कुछ हफ्ते पहले ही पहली बार नया तरीका अपनाया गया था। गाउस ने जब सेरेस ग्रह की कक्षा की गणना की तो उन्होंने मापन में होने वाली गलती को कम करने के लिए एक खास तरीका अपनाया जिसे बहुत ही सटीक माना गया। इस तरीके का उन्होंने दावा किया था कि वे 1794 या 95 से इस्तेमाल कर रहे थे। बाद में यही तरीका गणना में सबसे बेहतर माना गया क्योंकि इससे गलती सबसे कम होती है। उन्होंने इस पर 2 हिस्सों में काम की। पहले हिस्से में उन्होंने कुछ खास गणितीय सीमाएं बताई और दूसरे हिस्से में उन्होंने एक ऐसा तरीका बताया
जिससे हर बार नए आंकड़े जुड़ते जाए और जवाब सुधरता जाए। उनके इन कामों को बाद में और आगे बढ़ाया गया। गाउस ने कुछ ऐसे सवालों पर भी काम किया जो सीधे सीधे गलती के सिद्धांत से जुड़े नहीं थे। उन्होंने यह जानने की कोशिश की कि जब कोई संख्या बार बार टूटती जाए तो उसमें किस तरह की बनावट दिखाई देती है। यह काम एक नए सिद्धांत की शुरुआत थी। 1799 से ही गाउस ने जमीनी नापजोख के काम में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। उन्होंने धीरे धीरे खुद ही इस काम को सीख लिया। सन 1820 में उन्हें हनोवर राज्य में एक बड़ा नापजोख का काम सौंपा गया। इस काम में जमीन के दो दूर दूर के बिंदुओं को जोड़कर धरती की बनावट को समझने की कोशिश की जाती है। गाउस और उनके साथी ने एक खास उपकरण से दोनों बिंदुओं की ऊंचाई मापी। सन 1821 से 25 तक गाउस ने खुद इस नापजोख को बहुत करीब से देखा और इसमें हिस्सा लिया। उन्होंने सबसे बड़ा त्रिकोण नापा जो 107 किलोमीटर लंबा था। कई जगहों पर पेड़ पौधों को काटकर रास्ता बनाना पड़ा क्योंकि आसपास ऊंची जगह नहीं थी। गाउस ने इस काम के लिए एक नया यंत्र भी बनाया जिसमें दर्पण और दूरबीन की मदद से सूरज की किरणों को दूर भेजा जा सकता था। उन्होंने इसे हेलियोट्रॉप नाम दिया। उनके साथ सेना के लोग भी थे जिनमें उनके बड़े बेटे जोसेफ भी शामिल थे। सन 1828 में जब यह नापजोख पूरा हुआ तो गाउस ने धरती की आकृति के बारे में एक नया विचार दिया। उन्होंने बताया कि धरती की सही आकृति वो है जो हर जगह गुरुत्वाकर्षण के बिल्कुल सीधे हो। इसे बाद में जियोइड नाम दिया गया। गाउस की एक और दिलचस्प खोज थी धरती को नक्शे पर सही दिखाने का तरीका। उन्होंने ऐसा नक्शा बनाने का तरीका बताया जिसमें दूरी और दिशा में कोई गड़बड़ी न हो। इस पूरे प्रोजेक्ट का काम 1844 में पूरा हुआ। इसके लिए उन्होंने अपने पुराने तरीके भी अपनाए, जैसे कम से कम गलती वाला गणना तरीका। गाउस को चुंबकत्व में भी बहुत दिलचस्पी थी। सन 1803 से ही वे इस पर ध्यान दे रहे थे। 1826 में जब एक वैज्ञानिक उनके शहर आया तो दोनों ने मिलकर इस पर गहराई से काम शुरू किया। 1828 में दोनों की मुलाकात एक विज्ञान सम्मेलन में हुई और वहीं से मिलकर काम तेज हुआ। यहीं से गाउस के चुंबकत्व के प्रयोगों की शुरुआत मानी जाती है। सन 1831 में जब वेबर को भौतिकी का पद मिला तो गाउस और वेबर ने मिलकर चुंबकत्व पर गहराई से काम शुरू किया। उन्होंने चुंबकत्व को मापने के लिए एक नया तरीका निकाला जिसमें भार, आवेश और समय की मदद से इसे समझाया जा सकता था। उन्होंने मिलकर एक अंतरराष्ट्रीय समूह बनाया जो धरती के चुंबकीय क्षेत्र को मापता था। ये काम 1836 से लेकर 1841 तक चला। 1836 में धरती पर चुंबकीय नापजोख का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम शुरू करने का सुझाव दिया गया। तय समय पर सभी जगह एक जैसे तरीके से नाप लिया जाता था। दुनिया भर की 61 जगहों ने इसमें हिस्सा लिया। गाउस और वेबर ने इसके नतीजों को छापना शुरू किया जो कुल 6 भागों में छपे। लेकिन जब वेबर 1843 में कहीं और चले गए तो यह काम वहीं रुक गया। गाउस ने अपने शहर की वेधशाला में ही चुंबकीय निरीक्षण के लिए एक जगह बनवाई। वे चाहते थे कि यंत्र स्थिर हो ताकि नतीजे ज्यादा सही मिले। वे इस बात में रुचि रखते थे कि समय और जगह के अनुसार चुंबक किस तरह बदलता है। उन्होंने चुंबकीय ताकत को नापने के लिए एक नया यंत्र भी बनाया जो पहले से कई गुना ज्यादा सटीक था। इससे धरती के चुंबकत्व को पूरी तरह मापा जा सकता था। 1839 में गाउस ने धरती के चुंबकीय बल पर एक सिद्धांत तैयार किया। इसमें उन्होंने यह भी बताया कि धरती पर सिर्फ 2 चुंबकीय ध्रुव होते हैं।
इस बात ने उस समय के कई पुराने विचारों को गलत साबित कर दिया। उनके बताए हुए तरीके से इन ध्रुवों की जगह को काफी हद तक सही ढंग से पता लगाया जा सका। गाउस के पुराने शिष्य ने रूस में एक चुंबकीय वेधशाला शुरू की, ठीक वैसे ही जैसे गोटिंगेन में थी। इसी तरह एक और वैज्ञानिक ने भी ऐसा ही काम किया। गाउस की वजह से रूस में भूभौतिकी की शुरुआत हुई। जब कुछ वैज्ञानिकों ने बिजली और चुंबकत्व के आपसी संबंधों की खोज की, तो गाउस और वेबर ने भी इस ओर ध्यान दिया। उन्होंने बिजली के जालों के नियमों को समझा, जो बाद में दूसरे नाम से मशहूर हुए। दोनों ने मिलकर सन 1833 में पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल तार यंत्र बनाया और उसे शहर की वेधशाला और भौतिकी संस्थान के बीच लगाया। लेकिन इस खोज को कभी बाजार में नहीं उतारा गया। गाउस ने कोशिश की कि चुंबकीय प्रभावों को समझाने के लिए कुछ तय नियम बनाए जा सकें। उन्होंने एक नया गणितीय तरीका खोजा जिससे चुंबकीय क्षेत्र को समझा जा सके। 1835 में उन्होंने ऐसा एक नियम लिखा जो बाद में बहुत अहम माना गया। गाउस चाहते थे कि विद्युत और चुंबकीय असर को एक ही नियम से समझा जाए, जैसे गुरुत्वाकर्षण के लिए न्यूटन का नियम है। लेकिन यह कोशिश सफल नहीं हो पाई। गणितीय खगोलशास्त्र में जब यह माना गया कि धरती और तारों का आकार बिल्कुल गोल नहीं होता, तो ये जानना जरूरी हो गया कि ऐसी आकृति पर गुरुत्वाकर्षण कैसे काम करता है। गाउस ने 1813 में इस पर पहली बार अपना काम छापा। उन्होंने त्रिध्रुवी दीर्घवृत्त के हर बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण को मापने का एक तरीका दिया। इस काम में उन्होंने एक खास गणना विधि अपनाई जो पहले किसी ने नहीं की थी। इसी के साथ उन्होंने एक खास सिद्धांत के कुछ भाग भी साबित किए जो बाद में बहुत काम के साबित हुए। गाउस ने सन 1840 में चुंबकीय बल के सिद्धांत पर काम किया। उन्होंने चुंबकीय प्रभाव को समझाने के लिए कुछ अहम नियम बनाए, लेकिन कभी ये नहीं बता पाए कि चुंबकत्व क्यों होता है। वे कोई ऐसा मजबूत सिद्धांत नहीं बना सके जिससे भविष्य के चुंबकीय बदलावों का अंदाजा लगाया जा सके। गाउस की गणनाओं की मदद से सन 1810 में एक वैज्ञानिक ने एक नया लेंस सिस्टम तैयार किया। उस समय कांच के गुण पूरी तरह से नहीं मालूम थे, जिससे काम मुश्किल हो रहा था। फिर सन 1817 में गाउस ने दो लेंसों में रंग भटकाव को कम करने के लिए जरूरी बदलाव बताए। बाद में इन्हीं गणनाओं के आधार पर एक और वैज्ञानिक ने एक बेहतर लेंस बनाया। गाउस के कई काम तो उनकी चिट्ठियों और नोट्स में ही रह गए। सन 1840 में गाउस ने लेंसों पर एक और बड़ा काम किया। उन्होंने बताया कि किस तरह से लेंस के जरिए बनी तस्वीरें काम करती हैं। उन्होंने लेंसों के कुछ खास बिंदुओं से पूरा सिस्टम समझाया और एक ऐसा नियम बताया जो लेंस की मोटाई से बिल्कुल प्रभावित नहीं होता। गाउस शुरू में धरती के घूमने पर काम किया। जब सन 1802 में उनके दोस्त ने गिरती चीजों की दिशा पर प्रयोग किए, तो गाउस ने उसकी मदद की और गणना से बताया कि नतीजा सही है। बाद में जब सन 1851 में धरती की घूर्णन को लटकते पेंडुलम से दिखाया गया, तो गाउस ने इसका छोटा रूप बनाकर एक नया यंत्र बनाया जिसमें एक दर्पण और दूरबीन की मदद से पेंडुलम के झूलने को देखा जाता। इसका कुछ प्रयोग हुआ, लेकिन नतीजे सामने नहीं आए। गाउस ने सन 1829 में एक खास नियम बताया जिससे यांत्रिकी के स्थिर और चल भागों को एक साथ समझा जा सके। इसमें उन्होंने दो पुराने सिद्धांतों को जोड़कर यह बताया कि किस तरह सबसे कम रुकावट वाले रास्ते पर वस्तुएं चलती हैं। सन 1828 में गाउस को हनोवर राज्य की लंबाई और माप की इकाइयों को तय करने की जिम्मेदारी मिली। उन्होंने खुद इन मापों को बहुत सावधानी से मापा और यंत्रों के लिए नियम बनाए। सन 1841 में उन्होंने फुट और पाउंड के नापों की आखिरी रिपोर्ट सरकार को दी। उनके काम की अहमियत इसलिए बढ़ गई क्योंकि बाद में इसे दूसरी माप प्रणालियों से जोड़ दिया गया।
गाउस को अपने जीवन में कई जगहों से सदस्यता मिली। वे बहुत सी विज्ञान संस्थाओं से जुड़े और उन्हें मान सदस्य बनाया गया। कई देशों की संस्थाओं ने उन्हें सम्मानित किया और उनकी योग्यता को सराहा। गाउस को सन 1809 में ग्रहों की कक्षा निकालने की अपनी थ्योरी के लिए एक बड़ा सम्मान मिला। उन्होंने सिर्फ 3 बार देखे गए आंकड़ों से ग्रहों की पूरी कक्षा तय करने का तरीका बताया। फिर सन 1823 में उन्हें एक और इनाम मिला जब उन्होंने धरती को समतल नक्शे पर दिखाने के लिए एक नया तरीका तैयार किया। चुंबकत्व पर किए गए उनके खोजी कामों के लिए सन 1838 में उन्हें एक और बड़ा पुरस्कार दिया गया। सन 1837 में उन्हें फ्रांस का एक खास सम्मान मिला। फिर सन 1842 में उन्हें प्रशंसा के रूप में एक खास पदवी से नवाजा गया। उन्हें अलग अलग देशों से कई और सम्मान भी मिले। सन 1810 में एक खास पदक, सन 1817 में डेनमार्क का एक और सम्मान और सन 1815 में एक खास राजकीय पदक मिला। इसके बाद सन 1844, 49 और 53 में भी उन्हें अलग अलग देशों से पुरस्कार और सम्मान मिले। सन 1816 में उन्हें एक सम्मानजनक उपाधि दी गई और फिर सन 1845 में एक और बड़ी उपाधि दी गई। सन 1849 में जब उनकी डॉक्टरी की पढ़ाई को 50 साल पूरे हुए, तब उन्हें 2 शहरों की तरफ से मान्य नागरिकता दी गई। उनके निधन के कुछ समय बाद राजा ने एक पदक जारी करवाया जिसमें उन्हें गणित के राजकुमार कहा गया। सन 1964 में एक संस्था बनाई गई जो गाउस के जीवन और काम पर शोध करती है। इस संस्था का नाम उनके नाम पर रखा गया। उनके नाम पर बहुत सारी जगहें, संस्थाएं, पुरस्कार और विज्ञान से जुड़ी चीजें रखी गईं। चांद की सतह पर एक बड़ा गड्ढा जिसका व्यास 177 किलोमीटर है, उसे भी उनके नाम पर रखा गया। इसके अलावा सन 1923 में खोजे गए एक ग्रह को भी उनके नाम पर रखा गया। चुंबकत्व की ताकत को मापने की जो इकाई है, उसे भी उन्हीं के नाम पर गाउस कहा गया।